नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करहेल मैनपुरी से कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तता के व्याख्यान 2 के अध्ययन हेतु आप सभी के बीच प्रस्तुत हूं। व्याख्यान 1 में अर्थात पिछले व्याख्यान में हमने आवर्त सारणी के विकास के संक्षिप्त इतिहास और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का विस्तृत अध्ययन किया था। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार पर आधारित थी, जिसमें परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। किंतु उस आवर्त सारणी में कुछ दोष पाए गए, जिसके आधार पर वह आवर्त सारणी असफल हो गई। यद्यपि उस आवर्त सारणी का भी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। परमाणु क्रमांक की खोज होने के पश्चात तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक को माना गया और इस आधार पर आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। इस व्याख्यान में हम आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी की संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम सीखेंगे कि किस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई और उसकी संरचना कैसे तैयार की गई, उस आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण क्या हैं जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तथा उस आवर्त सारणी में भी कौन कौन से दोष हैं। तो आइए आज के इस व्याख्यान में हम आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करते हैं। जब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का विकास हुआ, तब परमाणु की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं था, किंतु 20वीं सदी के आरंभ में परमाणु की आंतरिक संरचना के संदर्भ में परमाणु के मूल कणों की खोज होने के पश्चात सन 1913 में हेनरी मोजेल ने परमाणु क्रमांक की खोज की और उन्होंने बताया कि तत्व का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक है और तत्व का मूल अभिलाक्षणिक गुण परमाणु क्रमांक को मानते हुए उन्होंने मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में संशोधन किया। इस प्रकार आधुनिक आवर्त नियम दिया गया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं और इस आवर्त नियम के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। इस आवर्त सारणी में, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे, तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है और आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करके एक संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई। आइए अध्ययन करते हैं आज आधुनिक आवर्त सारणी का। आधुनिक आवर्त सारणी, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, इस प्रकार की होती है, जिसके संरचनात्मक लक्षणों का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह जानते हैं कि इस सारणी में 10 क्षैतिज पंक्तियां, जैसे पहली पंक्ति ये कही जाएगी और दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, इस प्रकार 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिनमें परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। जैसे 1H तो यहां 2He, फिर 3Li, 4Be, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9F और 10 नियॉन। यानी कि 10 क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। इस सारणी में 10 क्षैतिज पंक्तियां जो हैं, उन्हें श्रेणियां कहा गया। क्या कहा गया? उन्हें श्रेणियां कहा गया। जैसे पहली श्रेणी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं श्रेणी। इन 10 श्रेणियों से 7 आवर्त बनाए गए, अर्थात इस आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। कैसे? आवर्त 1 जो पहली श्रेणी में है, दूसरा आवर्त दूसरी श्रेणी, तीसरा आवर्त तीसरी श्रेणी, चौथी 5वीं श्रेणी से मिलकर चौथा आवर्त, यानी चौथे, 5वें और 6ठे आवर्त में क्रम से तत्वों की 2-2 श्रेणियां हैं, जिन्हें सम और विषम श्रेणी कहते हैं। जिन्हें सम और विषम श्रेणी कहते हैं। कैसे? ये जो रेड गोला बना रहा हूं, 4th श्रेणी, ये सम श्रेणी, 6वीं ये सम श्रेणी और 8वीं ये सम श्रेणी, 5वीं, 7वीं और 9वीं ये विषम श्रेणियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार हमने क्या जाना कि यह आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों को 10 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया और परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। इन 10 क्षैतिज पंक्तियों
को श्रेणियां कहा जाता है। इन श्रेणियों से कुल 7 आवर्त बनाए गए। पहले, दूसरे, तीसरे आवर्त में क्रमशः एक एक श्रेणी, चौथे, पांचवें, छठे आवर्त में 2-2 श्रेणियां जिन्हें सम और विषम श्रेणियां कहते हैं, तथा 7वें आवर्त में एक श्रेणी है जो 10वीं श्रेणी है। इस आवर्त सारणी में कुल 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम स्तंभ बनाए गए। कितने? 9। कैसे? हम नंबरिंग ये वर्ग की नहीं है, स्तंभों की नंबरिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार 9 खाने बनाए गए, 9 ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कॉलम बनाए गए जिन्हें वर्ग कहा गया, समूह कहा गया, ग्रुप कहा गया। इनमें इनका अध्ययन करने से पहले आवर्तों के संदर्भ में और अध्ययन कर लेते हैं कि पहले आवर्त, हम आवर्त कौन है, जो 10 क्षैतिज पंक्तियां उनसे 7 आवर्त बनाए गए। तो पहले से लेकर के छठे आवर्त तक, पहले से लेकर छठे आवर्त तक क्रमशः 2 8 8 18 18 और 32 तत्व हैं। कैसे? पहले आवर्त में देखिए आप 1 और 1 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 तत्व हैं। इसी प्रकार तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं। चौथे आवर्त में, कौन से आवर्त में? चौथे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं गिनिए आप। ये रहा चौथा आवर्त जो 2 श्रेणियों से मिलकर बना है, चौथी और पांचवी श्रेणी। तो आप दोनों श्रेणियों के तत्वों को जब गिनेंगे तो 18 हो जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से आते हैं पांचवी में 29 कॉपर से, 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस प्रकार चौथे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 18। इसी प्रकार पांचवें आवर्त में भी 18 तत्व हैं। छठे आवर्त में कुल 32 तत्व हैं। आपको यहां 18 दिखाई देंगे, उसका कारण बताते हैं क्यों। देखिए यहां से गिनते हैं जब हम, तो ये 18 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 18। तो 14 तत्व कहां गए? तो आवर्त 6 के 14 तत्व, आवर्त 6 के 14 तत्व परमाणु क्रमांक 57 और 72 के बीच के, 57 के बाद 58 आना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि इस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। तो 57 के बाद 58 आना चाहिए, परंतु 58 से 71 तक के, 58 to 71 तक के तत्व, 14 तत्व, इस छठे आवर्त के 14 तत्व, चूंकि यह जगह नहीं थी इसलिए इस सारणी से नीचे अलग रखे गए हैं, जिन्हें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। 58, 59, 60 से लेकर 71 तक। तो ये 14 कॉलम होते हैं। ये 14 तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, जो आवर्त 6 के 14 तत्व हैं। इन 14 को मिलाकर आवर्त 6 में कुल 32 तत्व हैं। 7वां आवर्त अभी अपूर्ण है, परंतु जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई उस समय इस 7वें आवर्त में कुल 19 तत्व थे। कैसे? 1 2 3 4 5 और बचे हुए 14 ये हैं। कहां से? इसी प्रकार 89 और 104 आरएफ, जिसका वर्तमान में नाम रदरफोर्डियम है, उसके बीच के, एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच के 14 तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ये वाले यहां के 14 तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, जिन्हें नीचे अलग सारणी में स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार आवर्त 6 के 14 तत्व और आवर्त 7 के 14 तत्व क्रम से लैंथेनाइड श्रेणी के और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बाएं से दाएं जाने पर जब हम क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों को व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे आवर्तता कहते हैं। इस प्रकार जो हमने बात की थी वर्ग, 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए गए थे, उन्हें वर्ग कहा गया। उन वर्गों में यानी फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम और सबसे दाईं ओर शून्य वर्ग को रखा गया। इन वर्गों में
जो तत्व रखे गए उनकी संयोजकताएं एक दूसरे के समान थी। जैसे प्रथम समूह के सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। अब पहले से लेकर 7वें तक, यहां से लेकर यहां तक, वर्ग 1 से वर्ग 7 तक के वर्गों को ए और बी उपवर्ग में बांटा गया। ए और बी। 8वें समूह को 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया गया और शून्य समूह को सबसे दाईं ओर लिखा गया। इस प्रकार यदि ए और बी के आधार पर ग्रुपों की वर्गों की गिनती करें तो ए और बी तो 7 दूनी 14 और 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये 3 17 और एक 18 कुल उपवर्गों के दृष्टिकोण से अगर हम गिने तो 18 वर्ग हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को किस प्रकार बनाया गया। प्रथम से लेकर 7 तक, सप्तम वर्ग तक ए और बी उपवर्ग बनाए गए। तो ए उपवर्ग के सभी तत्व एक परिवार के तत्व कहलाते हैं, जिन्हें रेड यहां कलर से लिखा गया है। सभी ए उपवर्ग के तत्वों को इस सारणी में रेड कलर से हमने दिखाने का प्रयास किया है, जिससे आपकी समझ में स्पष्ट रूप से आए। तो ए उपवर्ग के तत्व समान गुण वाले तत्व हैं और बी उपवर्ग के तत्व समान गुण वाले तत्व हैं, परंतु इनको एक साथ एक ही वर्ग में इसलिए रखा गया क्योंकि दोनों उपवर्ग के तत्वों की संयोजकता समान है, जो यहां फर्स्ट के लिए वर्ग के लिए 1 है। यद्यपि यह इस आवर्त सारणी का दोष भी है कि फर्स्ट ए के तत्वों के गुण फर्स्ट बी के तत्वों के गुणों से पूर्णतः मैच नहीं खाते। केवल संयोजकता समान है, बाद बाकी ये सभी इन सभी तत्वों के गुण परस्पर आपस में भिन्न होते हैं, अर्थात फर्स्ट ए के गुण अलग और फर्स्ट बी के तत्वों के गुण अलग होते हैं। यही व्यवस्था सेकंड ए सेकंड बी में, थर्ड ए थर्ड बी में होती है। वर्ग के बारे में हमने जाना कि कुल 9 वर्ग हैं, वर्ग 1 से लेकर 8 तक और शून्य वर्ग। इन वर्गों में वर्ग 8 व शून्य वर्ग को छोड़कर वर्ग 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को ए व बी उपवर्ग में विभाजित किया गया है। आवर्त के संदर्भ में एक बात और जाननी है कि आवर्त 2 व आवर्त 3 के तत्व, दूसरे व तीसरे आवर्त के तत्व प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्व कौन से, आवर्त 2 के और आवर्त 3 के तत्व LiNa, BeMg, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन, ये तत्व जो आवर्त 2 और 3 के हैं, और नियोन आर्गन, ये तत्व अपने अपने वर्गों के तत्वों के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन्हें प्रारूपिक या निरूपक तत्व कहते हैं। आवर्त 3 के तत्वों को, इसमें 11 Na, 12 Mg, 13 Al, 14 Si, 15 P, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, इन तत्वों को श्वेत तत्व ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये तत्व फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के लिए ब्रिज का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें श्वेत तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना को हमने समझा। इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त जो 10 क्षैतिज पंक्तियों में बटे हुए हैं और 9 वर्ग जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में यहां व्यवस्थित है। इस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। इस आवर्त सारणी में मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। वे कौन से दोष हैं जो इस आवर्त सारणी में स्वतः दूर हो गए हैं, आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमने दोष जब पढ़े तो पढ़ा था, अध्ययन किया था कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखना, जबकि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करके बनाई गई थी। फिर भी कहीं कहीं पर यह विसंगति देखने को मिली कि अधिक परमाणु भार वाले तत्व पहले रखे गए और कम परमाणु भार वाले तत्व उनके बाद आए, जो कि मूल आवर्त सारणी का दोष था। जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई तो यह दोष स्वतः दूर हो गया। क्यों? क्योंकि इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था। आखिर देखते हैं वो कौन से तत्व थे। आपको याद होगा 18 आर्गन, ये 18 आर्गन का परमाणु क्रमांक है जिसके आधार पर यह टेबल बनाई गई है।
को 19 पोटेशियम से पहले रखना। मूल आवर्त सारणी में 18 आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया था, आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया था, जबकि आर्गन का परमाणु भार पोटेशियम से अधिक होता है। अतः उस आवर्त सारणी में आर्गन को बाद में यदि रखा जाता तो नियमानुसार होता, लेकिन वर्ग में समान गुण वाले तत्व रखने थे, इस वजह से आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया था। इस आवर्त सारणी में आकर के यह दोष स्वतः दूर हो गया। इसी प्रकार 27 कोबाल्ट को 28 निकिल, यहां 27 और 28 क्रम से कोबाल्ट और निकिल के परमाणु क्रमांक हैं से पहले रखना। यहां हम देखें तो 27 कोबाल्ट और 28 निकिल स्वतः ही क्रमानुसार व्यवस्थित हो गए हैं, जिसमें कोबाल्ट को पहले और 28 निकिल को बाद में स्थान दिया गया। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी बनाने से यह दोष दूर हो गया। इसी प्रकार से टेल्यूरियम और आयोडीन को आप देखिए कि 52 टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक को आयोडीन से पहले रखना। उस मूल आवर्त सारणी में दोष था, परंतु यह यहां दोष नहीं है, यहां यह परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। तो इस प्रकार अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया था, जो दोष इस आवर्त सारणी में स्वतः ही दूर हो गया। दूसरा है समस्थानिकों का स्थान। चूंकि मूल आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, तो परमाणु भार पर आधारित होने के कारण समस्थानिकों को उसमें उचित स्थान नहीं मिल पाया, समस्थानिकों को उसमें स्थान मिल ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं और उनके परमाणु क्रमांक एक होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे 1H1, 1H2 और 1H3, ये तीन हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगर मूल आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तीनों समस्थानिकों को स्थान दिया जाए तो ये आवर्त सारणी में 3 जगह गिनेंगे, 3 स्थान लेंगे। परंतु इस आवर्त सारणी में अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में जैसे जो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में है, जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, उसमें इस परमाणु क्रमांक पर के आधार पर हाइड्रोजन को जब स्थान दिया जाएगा तो वह स्थान यही होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का परमाणु क्रमांक समान है। इसी प्रकार 17Cl35 और 17Cl37 क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ क्लोरीन, इस आवर्त सारणी में क्लोरीन को इस 17 परमाणु क्रमांक के आधार पर जब रखा जाएगा तो उसे 7th A ग्रुप में और तीसरे आवर्त में स्थान मिलेगा। तो दोनों ही समस्थानिकों को एक ही स्थान पर यहां रखा जा सकता है। इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को उचित स्थान प्राप्त हो सका। इसके अतिरिक्त अक्रिय गैसों को भी इस आवर्त सारणी में स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हो गए। आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षणों का अध्ययन कर लेने के बाद अब अध्ययन करना है हमें आधुनिक आवर्त सारणी के दोषों का, क्योंकि इस आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां रह गई हैं जो निम्नवत हैं। सबसे पहले नंबर 1, हाइड्रोजन का स्थान। इस आवर्त सारणी में जब हम हाइड्रोजन के स्थान को देखते हैं तो हाइड्रोजन प्रथम वर्ग के ए उपवर्ग में अर्थात फर्स्ट ए में और आवर्त 1 में रखी गई है। उसे Li, Na और पोटेशियम के साथ अर्थात क्षार धातुओं के साथ सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसी क्षार धातुओं के साथ जो प्रबल धन विद्युतीय तत्व हैं रखा गया है। हाँ, इसका मतलब जब सोडियम को अगर देखें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+ बनाती है। तो इसका मतलब दोनों एक संयोजक हैं और धनात्मक संयोजकता वाले हैं, धन विद्युतीय हैं। अतः इनको फर्स्ट ए में, हाइड्रोजन को फर्स्ट ए वर्ग में LiNaK के साथ रखना उचित है। फिर जब हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्राइड आयन बना सकती है, जिस प्रकार से क्लोरीन
अर्थात हेलोजन जिन्हें 7th ए में रखा गया है, यहां FCl Br और I, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाती है। तो यहां हाइड्रोजन हेलोजनों के समान व्यवहार रखती है, अतः उसे 7th ए उपवर्ग में, 7th के ए उपवर्ग में यानी 7th ए वर्ग में भी स्थान दिया जा सकता है और दिया गया है, जो कि एक दोष है कि एक तत्व को दो स्थानों पर रखा जा रहा है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का स्थान इस आवर्तसारणी का दोष है। दूसरा, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग और असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। कैसे? जितने हमने रेड कलर से इस आवर्तसारणी में तत्व बनाए हैं वे सभी ए उपवर्ग के तत्व हैं, पर अलग अलग वर्गों के अवश्य हैं, लेकिन वे सभी ए उपवर्ग के तत्व हैं जिन्हें सामान्य तत्व कहते हैं। इन सभी को अलग अलग वर्गों में रखा गया और दूर दूर रखा गया। जैसे फर्स्ट ए के तत्व सेकंड ए से दूर हैं, सेकंड ए के थर्ड ए से और थर्ड ए के 6 या 7th ए से दूर है। वहीं दूसरी ओर ए उपवर्ग और बी उपवर्ग को एक ही वर्ग के एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा जाना दोषपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि चौथे आवर्त में पोटेशियम और कॉपर 19K और 29Cu जो चौथे आवर्त के फर्स्ट वर्ग में है, इन दोनों में संयोजकता समान होने के अतिरिक्त कोई भी समानता नहीं है। अतः इन दोनों को एक ही वर्ग में रखना उचित नहीं है, क्योंकि ये जो 29 कॉपर है ये संक्रमण तत्व है, अतः बी उपवर्ग का तत्व है और संक्रमण तत्व है, तो ऐसे दूसरे संक्रमण तत्वों के साथ बी उपवर्ग के तत्वों के साथ रखना उचित रहता है। तो यह एक दोष है। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है कि 8वें वर्ग में 3 स्तंभों का होना। 8वें वर्ग में इस आवर्तसारणी में तत्वों की 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जो कि दोषपूर्ण है। इसी प्रकार इस आवर्तसारणी में लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को सारणी से नीचे अलग रखा गया है, जो कि दोषपूर्ण है। छठे आवर्त के परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के तत्व तथा 7वें आवर्त के परमाणु क्रमांक 89 से बाद और 104 के बीच की यानी परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व सारणी से नीचे अलग रखे गए हैं, जिन्हें क्रमशः लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व कहा जाता है, जो कि दोषपूर्ण है। इन्हें टेबल में जगह नहीं मिल पाई, जबकि लिखा था कि छठे आवर्त में कुल 32 तत्व हैं और यहाँ टेबल में 18 दिख रहे हैं, 14 को नीचे रखना पड़ा। वहां 14 को बीच में एडजस्ट न कर पाना इस आवर्तसारणी का एक दोष है। अगला, सम और विषम श्रेणियां। दीर्घ आवर्तों में आवर्त 4, 5 और 6 में तत्वों की 2-2 श्रेणियां हैं, जिन्हें क्रमशः सम और विषम श्रेणियां कहते हैं। यह इस आवर्तसारणी का दोष है कि उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखना पड़ा। तो इस प्रकार आधुनिक आवर्तसारणी के लक्षण, आधुनिक आवर्तसारणी के दोषों का अध्ययन इस टेबल की विस्तृत संरचना के साथ हमने आज के इस व्याख्यान में किया। हमें आशा है कि आपको यह आवर्तसारणी की संरचना पूरी तरह समझ में आई होगी। आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर चुके होंगे, उसमें देखिए इस टेबल को बनाया गया है। आप इसके अतिरिक्त अपने स्वलिखित नोट्स दीक्षा ऐप की सहायता से, इस वीडियो की सहायता से अवश्य बनाएं, ताकि आप इस अध्याय के इस व्याख्यान में अभ्यस्त हो सकें। इस आधुनिक आवर्तसारणी के व्याख्यान से संबंधित कुछ गृह कार्य हम आपको देंगे, जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। आइए गृह कार्य आप नोट करें। तो गृह कार्य इस प्रकार है। पहला प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए। दूसरा प्रश्न है, लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को समझाइए। इन दोनों प्रश्नों के बारे में, इनके विषय वस्तु के बारे में हम लोग आज के इस आधुनिक आवर्तसारणी के व्याख्यान में अध्ययन कर चुके हैं। आशा है आप इनके उत्तर आसानी से लिख सकेंगे। अपनी उत्तर पुस्तिका पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए और भी संभावित प्रश्नों के उत्तर आप उत्तर पुस्तिका पर लिखने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए। आप आज के इस व्याख्यान में हम लोगों ने आधुनिक आवर्तसारणी की संरचनात्मक और लक्षण और उनके दोषों का अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम दीर्घाकार आवर्तसारणी, जो कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, उसका अध्ययन करेंगे, जो आज के आधुनिक आवर्तसारणी का वर्तमान रूप है, जिसमें तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर
अर्थात समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। वह आवर्त सारणी भी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर भी आधारित है। उसमें भी तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखकर आवर्त सारणी बनाई गई। अगले व्याख्यान में हम अवश्य इसकी विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप सभी को आज के इस व्याख्यान में अध्ययन करने के उपरांत बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।